में आज वॉलेटाइल भी था और आज इवेंटफुल डे था। अब इनफैक्ट सुबह से ही मल्टीपल इवेंट्स आज मार्केट्स के लिए कामकाज कर रहे थे। पहला इवेंट आरबीआई के एमपीसी आउटकम, जहां पर ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया और ये एंटिसिपेटेड लाइन था कि बदलाव होगा 25 बेसिस पॉइंट के आसपास, लेकिन यूनानिमस डिसीजन जो लिया गया कि नहीं, कोई बदलाव नहीं होगा, एक मेंबर को छोड़ के। इनफैक्ट 6 में से एक मेंबर ने बोला कि बदलाव होगा, बाकियों ने बिना बदलाव के पक्ष में ही रहे। और स्टांस के अंदर भी जो एकोमोडेटिव स्टांस था उसको लेस एकोमोडेटिव की तरफ जाते हुए दिखाई पड़े, तो ये एक बढ़िया ट्रिगर के तौर पे काम काज कर रहा था। उसके बाद दूसरा बड़ा इवेंट, क्योंकि आज एक्सपायरी थी तो वोलेटिलिटी वहाँ पर वैसे ही होनी थी। तीसरा आज जी और एनसीएलटी का फैसला आना था, जहाँ पर जी में अप्रूवल आ गया कि सोनी के साथ इनके विलय को मंजूरी मिल गई, तो ये एक बड़ा इवेंट था ये भी आज। और मार्केट ने इस पर रिएक्शन भी दिया, लास्ट में 15% के आसपास ही तेज़ी रही, वो बात अलग है, बैन में चला जाएगा जी अब। चौथा भी पॉलिटिकल फ्रंट पर आज पीएम बोलने वाले कुछ देर में, तो ऐसे मल्टीपल इवेंट्स आज हमारे लिए थे। और उन इवेंट्स के बीच में अर्निंग सीजन था, ग्रासिम के नंबर आए फ्लैट, पीडीलाइट के नंबर आए, 3% की बिकवाली वहाँ देखने को मिली। हालांकि नंबर अच्छे थे लेकिन फिर भी रिएक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिव साइड पे देखने को मिला। आईटी फ्लैट रहा, पीएसयू बैंक फ्लैट रहा, प्राइवेट बैंक फ्लैट रहा, रियल्टी में दबाव रहा, कैश मार्केट शेयर में आज तेज़ बिकवाली थी। इनफैक्ट आप फ्रंट लाइन में एफ&ओ के शेयर देखेंगे तो वहाँ इतना एक्शन नहीं था, लेकिन कैश मार्केट शेयरों में तेज़ बिकवाली थी। आज कमोडिटीज़ बेस्ड स्टॉक चले, मिसाल के तौर पे आज ओएनजीसी चला, आईजीएल, गुजरात गैस, जितनी गैस स्टॉक्स हैं वो सब चले, पेट्रोनेट चला, बिकवाली रही। क्रूड रिलेटेड कंपनियाँ, इसमें एशियन पेंट आता है, वहाँ पर प्रेशर देखने को मिला। मेटल आज पूरा चलता हुआ दिखाई पड़ा। सो कमोडिटीज़ बेस्ड जो स्टॉक थे वहाँ पर खरीदारी थी, और जहाँ कमोडिटी बेस्ड प्ले नहीं था वहाँ पे बिकवाली थी। अब कल क्योंकि हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है और अब हम एक्सटेंडेड वीकेंड की तरफ जाएंगे, यानी 2 दिन की छुट्टी, फिर मंडे, फिर ट्यूसडे छुट्टी है, सो इसलिए मार्केट बहुत शायद ट्रंकेटेड वीक जो रहे उसका एक इम्पैक्ट वहाँ देखने को मिले। लेकिन अदरवाइज अर्निंग सीजन का एंड है, बिल्कुल हैवी अर्निंग्स हैं। कल में आपको करीब 10 के आसपास एफ&ओ के शेयर हैं, 2-3 निफ्टी की कंपनियाँ हैं, कैश मार्केट तो पूछिए मत, 600 कंपनियों के रिजल्ट आ रहे हैं। सो एक हैवी अर्निंग डेज़ की तरफ हम जा रहे हैं। आखिरी के 3 दिन जो है सबसे ज़्यादा हैवी अर्निंग होते हैं, तो कल फ्राइडे, इनफैक्ट सैटरडे, संडे एंड देन मंडे हैवी अर्निंग्स होंगी। उसके बाद अर्निंग बिल्कुल ढीली पड़ जाएंगी, तो ये हैवी अर्निंग डे के चक्कर में भी आप मान के चलो कि थोड़ा मार्केट उसको भी देख रहा है। लेकिन अदरवाइज़ मार्केट एक रेंज के अंदर है। जानकार मान रहे हैं कि 19,350 इधर या 19,450 टू बी वेरी प्रिसाइज आप मान के चलो, जिसको स्टॉप लॉस के तौर पे आप मेंटेन करोगे। और 19,450 में आप ऊपर 19,730, ये 2 लेवल हैं जिनको आप ध्यान रखिएगा। तो 19,730 टूटने के बाद नई तेज़ी, और 19,450 टूटने के बाद नई बिकवाली, ये एक रेंज आज सुबह प्रशांत जी में बोल के गए थे। और अगर आप लॉन्ग जाना चाहते हो तो इसी रेंज के लोअर एंड पे बाय करोगे 19,450 के स्टॉप लेके, और रेंज के अपर एंड पे 19,730 के आसपास कहीं आप बिकवाली करोगे, अनटिल अनलेस वहाँ पर एक ब्रेकआउट आता हुआ ना दिखाई पड़े। आज फर्स्ट हाफ में मिड कैप थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट कर रहा था, वैसे भी मिड कैप ने आउट परफॉर्मेंस दिया आज फ्लैट टू नेगेटिव बंद हुआ, लेकिन फर्स्ट हाफ में ग्रीन में था, स्मॉल कैप ग्रीन में था। लास्ट आवर तक आते आते वहाँ पर प्रेशर रहा, और इंटेंडन यानी कि ऑलमोस्ट लाल निशान में ये दोनों ही बंद होते हुए दिखाई पड़े। लेकिन फिर भी लार्जली एडवांस डिक्लाइन में करीब 1200-1250 शेयर तेज़ी में थे, और 1600-1650 शेयर ऐसे थे जो कि बिकवाली के साथ आज बंद होते हुए दिखाई पड़े। इन टोटल वीकनेस नहीं थी, लेकिन हाँ प्रॉफिट टेकिंग कैश मार्केट के स्टॉक्स के अंदर आपको ज़्यादा आते हुए दिखाई पड़ेगी। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं फेसबुक और यूट्यूब दोनों ही सवालों को लेकर भी। पहला सवाल जो मेरे पास आया है, इनफैक्ट पहले यूट्यूब के सवाल देख रहे हैं आज, तो पहले उसी को ले लेते हैं। विशाल जी का सवाल है, हैप्पीएस्ट माइंड 205 1105 क्या ना एवरेज एट CMP। इसके नंबर्स आए हैं अभी, कल परसों में नंबर देखे थे, इसकी मैनेजमेंट से बात हुई थी, और नंबर तो बहुत फायर वर्क नहीं है, लेकिन हाँ आईटी में आप बाय कर सकते हो। विशाल सर, ऐसा कुछ नहीं है कि आईटी में भी सिचुएशन ख़राब है। इनफैक्ट आज एक जानकार से हमारी बात हो रही थी, उनका तो ये भी मानना है कि अगर आप कहीं भी लॉन्ग लेना चाह रहे हो वैल्यू बाय के लिए, तो आपको फार्मा, और अगर मीडियम टर्म कोई स्टॉक या सेक्टर देखना चाह रहे हो जहाँ पर डाउनसाइड लिमिटेड हो, तो उसमें आईटी, इनको आप एंटर कर सकते हो। और आईटी में पहली प्रेफरेंस उन्हीं को देना जहाँ पर प्रमोटर बाइंग थी, तो उसमें आपने जेंसार का तो हाल देख ही लिया, 230 का प्रमोटर आज 550 रुपये पहुँच गया। अब लाइकवाइज टेक महिंद्रा काफ़ी बीट एंड डाउन उसे देख सकते हो, इवन HCL इज़ गुड टू गो। और अगर मिड कैप में देख रहे हो तो HC हैप्पीएस्ट इज़ अगेन गुड टू गो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है इस कंपनी में जाने के लिए, बस अब डाउन साइड लिमिटेड एटलीस्ट, ये अच्छी चीज़ है। ओके, इसके अलावा मनाली पेट्रो, सर नंबर तो बहुत वीक थे इसके, शिव जी।
एंड अदानी विल्मर, इसके भी नंबर बहुत वीक थे, लॉस ही आया था इनफैक्ट इस बारी तो इनको। और माल भी बिकने जा रहा है, जो आशीष मुझे बता भी रहा है पीछे से। एक बज़ भी है लगातार कि अभी कंफर्म नहीं है, बज़ है ये, जो सोर्स बेस्ड न्यूज़ के हवाले से है कि अदानी ग्रुप विल्मर में से अदानी के जो प्रमोटर हैं, वन साइड ऑफ प्रमोटर दैट इज़ अदानी ग्रुप, वो एग्जिट कर सकता है, 44% स्टेक है उनका और पूरा ऑफलोड कर सकता है। दूसरा पार्ट आज आ रहा था कि ब्लैकस्टोन उसमें एंट्री कर सकता है, ये भी सोर्स बेस्ड है, अभी कहीं कंफर्मेशन कुछ नहीं है। तो 20,000-25,000 करोड़ रुपए का डील हो सकता है ये 44% स्टेक को लेकर अगर होती है तो। विल्मर हालांकि स्टेक अपना होल्ड करेगा, 44-44.5% जो भी स्टेक है उनका। तो कौन नया बायर आएगा, क्या होगा, तो अनसर्टेनिटी थोड़ी बन गई, इसलिए स्टॉक भी बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रहा है, एज इट इज़ यथास्थिति बरकरार है। तो वहाँ पर तो आप बने रहो जब तक नए बायर का नाम ना आ जाए या कंप्लीट ये कन्फर्मेशन ना हो जाए। बहुत कुछ डिपेंड करता है क्योंकि यहाँ से डाउनसाइड तो शायद ही लिमिटेड है, 360, 350 वो लिमिटेड डाउनसाइड है, और बाकी MRPL के इसमें नंबर वीक थे, तो ख़राबी नंबर थे बहुत ज़्यादा, तो उसको तो आप ध्यान नहीं रखना अदरवाइज़। मैनाली पेट्रो में रादर। What is your view on averaging up in HDFC Bank for long term and merger prospect? दीक्षित सर, अभी टू अर्ली टू से है, रेशियोज़ के शेयर आपको मिल ही गए होंगे जो भी है, और प्लस मतलब बैलेंस शीट साइज़ तो स्वेल होगी ही जैसे ही मर्जर का पूरा इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगा। अभी के लिए तो आप ये मान लो कि अनसर्टेनिटी है, इसलिए बाज़ार में बिल्कुल फ्लैट ही टोन पे कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा, लार्जली अंडर परफॉर्मर रहा HDFC बैंक। बट अगर आप एवरेज करने में इंटरेस्टेड हो तो कोई बुराई नहीं है HDFC बैंक में एवरेज करने को लेकर या नई खरीदारी करने को लेकर, क्योंकि एक क्वालिटी एसेट बिल्ड है और एक बढ़िया क्वालिटी के साथ मर्ज हो रहा है। सो एसेट साइज़ तो बहुत बड़ा बनेगा। अभी 3rd लार्जेस्ट बैंक है, फिर 4th लार्जेस्ट बैंक इन द वर्ल्ड होगा, तो आप उसी से अंदाज़ा लगा लो क्या साइज़ बन के निकलेगा। तो जब वो साइज़ आएगा तो सिचुएशन भी तो उस हिसाब से निकलेगी ना, अर्निंग भी वैसी निकालेगा बैंक। सो अच्छा है, लेकिन वो कंसोलिडेशन पीरियड लंबा होगा, वो कंसोलिडेशन पीरियड का फ़ायदा आप उसको उठा सकते हो तो उठा लो आराम से एक्यूमुलेट करके। लेकिन क्योंकि आज आप ऊपर एवरेज कर रहे हो, कुछ दिन बाद नीचे भी करोगे, क्योंकि अभी ऐसा नहीं चलेगा, कुछ दिन अभी और कंसोलिडेट करेगा, रेस्ट करेगा, तो वो जो रेस्टिंग पीरियड है उसमें धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते रहो, ज़्यादा बेटर है। इतना अभी पैनिक स्टेट वाली सिचुएशन नहीं है कि आज ले लो कल नहीं मिलेगा, सब कुछ कल मिलेगा तब ले लेना, ऐसा वो नहीं है। आप आ गया ना आज एशियन पेंट नीचे या पीडीलाइट नीचे, जिनको लग रहा था कि एशियन पेंट पीडीलाइट नीचे नहीं मिलता, मिल गया, लीजिए नीचे 300 रुपये या 150 रुपये, 200 रुपये नीचे आ गया एक झटके में। सो हर स्टॉक नीचे आते हैं, अपने अपने टाइम पर आते हैं, अपने अपने न्यूज़ फ्लो के साथ आते हैं, अपने अपने इवेंट्स के बीच में आते हैं। उन इवेंट्स का, उन न्यूज़ फ्लोज़ का, उन झटकों का इस्तेमाल करके आपको उसे एक्यूमुलेट करना होता है। सो लाइक वन फाइंड आपको जहाँ मिल जाए HDFC बैंक नीचे आपकी कॉस्ट के, वहाँ एवरेज कर लो। अब वो बात अलग, आपकी क्या कॉस्ट ही 900 रुपये, 700 रुपये, 800 रुपये, फिर तो आपको एवरेज ऊपर जाए करना पड़ेगा, तो आप उसको एवरेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कि नेक्स्ट फेज़ ऑफ ग्रोथ जो बनेगी उसमें ये भाव शायद नहीं होना चाहिए। सो वील सी टू इट। ओके, आगे बढ़ते हैं। 380 के जोन पर अदानी विल्मर में एंटर किया है, ये देखते हुए कि इसके पास फॉर्चून ब्रांड है, विल्मर नाम है। कैन वी ऐड फर्दर डाउनवर्ड एवरेज? 380 है ना, तो अभी तो आपकी कॉस्ट से ऊपर चल रहा है, नहीं 370, 72, 76 चल रहा है, अभी नहीं, थोड़ा और गैप तो मिलने दो आप, 360, 370 ऐसा कुछ पहले झटके में ऐड करो। अभी देखो क्या होता है, क्योंकि कुछ भी सब बज़ है, कुछ भी अभी क्लियर नहीं है कि अदानी निकलेगा कि नहीं निकलेगा। जो चीज़ें सर्टेन है वो आप समझ लो। सर्टेन ये है कि फॉर्चून नंबर 1 ब्रांड है, सर्टेन ये है कि इन एडिबल ऑयल फॉर्चून, सर्टेन ये है कि इस क्वार्टर के नंबर में लॉस आया था, सर्टेन ये है कि एडिबल बिजनेस में उन्हें प्रॉब्लम नहीं हो रही, FMCG की वो नंबर कैच कर रहे हैं। एडिबल के नंबर्स कमज़ोर हुए थे, लेकिन FMCG के नंबर अच्छे हैं, ये सर्टेन है। सर्टेन ये है कि उनका 8% स्टेक प्रमोटर का एक्स्ट्रा है, जो कि उन्हें शेयर होल्डिंग पैटर्न में नीचे लाना ही पड़ेगा। ये चीज़ें क्लियर है। इनकी एवज के अलावा जो भी होगा वो इवेंट रिएक्ट करेगा, और जो रिएक्शन आएगा उसका फ़ायदा उठाओगे। तो किसी फाइंड डे अगर मान लीजिए डील आ जाती है और डील कहते हैं कि हम 350 रुपये में कर रहे हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन अगर हो जाता है तो वो आपको झटका देगा नीचे का, तो उसका इस्तेमाल कर लेना ऐड करने के लिए। अभी के लिए आप अगर आप वेट कर भी रहे हो तो अभी मत करो ना ऐड, थोड़ा और नीचे मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर नहीं है। आप ही कॉस्ट से नीचे जाने दो, ज़्यादा आपको लग रहा है तो छोटी छोटी बाइंग करते रहो, फिर 2 शेयर, 5 शेयर, 10 शेयर वाली, ताकि आपका एवरेज नीचे की तरफ खिंचता चला जाए और आप थोड़ा ऐड भी करते रहो। दोनों तरीके आप अकॉर्डिंगली कॉल ले लो। लेकिन ये अनसर्टेन टाइम अभी है नहीं, अनसर्टेनिटी जब आएगी तब पता चली जाएगा स्टॉक में। वो सप्रेशन इतना ज़्यादा होता है कि अपने आप ही आपको रियलाइज़ हो जाएगा। अब आपको अनसर्टेनिटी एग्जांपल देता हूँ, जैसे पेज था पिछले क्वार्टर में, जब वो नंबर आए थे और बहुत तेज़ टूटा था,
वो था अनसर्टेनिटी की, लगा था कि ख़त्म ही हो जाएगी, पेज बहुत महंगा है, सब कुछ हो गया। और पेज आज नंबर आए, क्यों उनके अच्छे होने थे, पिछली बार तो लॉस आ ही गया था, तो एक बार भी अगर रेगुलर नंबर आए तो प्रॉफिट आ ही जाएगा। अगर आपको समझना है कि रेगुलर नंबर कैसे रहते हैं तो आप पिछले 12 क्वार्टर का एवरेज निकाल लो, मोटा मोटा प्रॉफिट का, तो एक एवरेज मिल ही जाएगा आपको, यही नंबर मोरलेस आते हैं। तो उससे अगर नीचे गए हुए हैं तो वापस क्यों उनकी उसके ऊपर आ जाएगा। यूजुअल ये एक मोटा मोटा नंबर है, बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन बोलते हैं इसको, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसे ही होगा, क्योंकि ग्रोइंग कंपनियां हमेशा बढ़ा के नंबर देती हैं। कई बार ये ऐसा होता है कि झटका खा के नीचे आता है वन ऑफ की वजह से, जिसमें क्वार्टर लॉस, जिसमें क्वार्टर एडजस्टमेंट्स होते हैं। जैसे आज टाटा पावर था, तो ऐसे एडजस्टमेंट जब भी आए, नीचे दिखाए, उसका फ़ायदा उठाओ, ऐड कर लो, सिंपल। लेकिन अभी के लिए आप वेट कर लो, ज़्यादा बेटर है, अभी तो भाव के आसपास ही है। ओके, ईजी ट्रिप तेज़ी में निकल जाना। सुला वाइन यार्ड से अच्छा, मतलब सुला फिर भी बने रह सकते हो, कल नंबर ठीक थे इनके सुला के, वाई में अच्छे थे, क्यों में वीक थे। और लिकर इज़ ऑलवेज यूनाइटेड स्पिरिट्स एंड रेडिको खैतान, कुछ भी हो जाए यूनाइटेड स्पिरिट्स एंड रेडिको खैतान, ये दो इसलिए कि एक लीडर, एक सेकंड बेस्ट लीडर। बियर का सेकंड, मतलब आप पैटर्न भी तो समझ लो सर, पीने का 6% के आसपास वाइन का अल्कोहल, वाइन कंजम्पशन है पूरे इंडिया में, और लार्जेस्ट कंजम्पशन इज़ इन बियर इन वॉल्यूम्स एंड लिकर इन टर्म्स ऑफ रियलाइजेशन। सो ज़्यादा प्रीमियम, क्योंकि लिकर ज़्यादा कंजम्पशन, तो लिकर के दो बड़े प्लेयर होते हैं, यूनाइटेड स्पिरिट्स एंड रेडिको खैतान, इसलिए वो बड़ा बुके रखते हैं अपने पास। उनके पास सारा बुके है, लार्ज प्रीमियम से लेके रेगुलर तक वो सब यूज़ करते हैं, सबके प्लेयर हैं और लार्जेस्ट प्लेयर हैं दोनों। देन कम्स बियर में लार्जेस्ट प्लेयर इज़ यूनाइटेड ब्रिवरीज, फिर आता है वाइन में आता है सूला, जिसमें 6% मार्केट शेयर, और उसमें भी बाकी अनऑर्गेनाइज प्लेयर हैं। सो कंपनी में प्रॉब्लम नहीं, वैल्यूएशन महंगा, 1, 2 यहाँ भी शायद प्रमोटर को इक्विटी छोड़नी है गोइंग फॉरवर्ड, तो वो भी एक ओवर हैंग है, वो मुझे क्रॉस चेक करना पड़ेगा। और 3, इनका जो होटल बिजनेस है वो थोड़ा पिकअप ले रहा है, लेकिन नंबर थोड़े और सपोर्टिव हो जाए तो वैल्यूएशन नीचे आ जाएगा। लेकिन प्रेफर्ड लॉन्ग टर्म के लिए वही दोनों हमेशा रहता है, रेडिको एंड यूनाइटेड स्पिरिट्स, किसी फॉल में ऐड कर लो, सिंपल। और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यूट्यूब पे कुछ सवाल छूट गए थे, वापस आते हैं यूट्यूब पर, कहाँ गया। हाँ शीला फॉर्म शुड वी बाय आफ्टर कर्लॉन एंड फर्लॉन को एक्विजिशन। शशांक सर, गुड कंपनी, इन्होंने एक्विजिशन भी अच्छे से किया और डोमिनेंस भी बढ़िया है इनका स्पेस में, खुद की भी इनकी ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छी है, और जो दो नए एक्विजिशन किए वो भी काम करेंगे गोइंग फॉरवर्ड। सो टाइम लेगा, थोड़ा ओवरहैंग रहता है डील का। देखो, कोई भी एक्विजिशन, कोई भी मर्जर का ओवरहैंग 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे पहले पीडीलाइट में जब एक्विजिशन हुआ था उसका एरलडाइट का, तब 2-3 क्वार्टर वहाँ इश्यू निकल गए। डाबर के केस में वो मसाले का, अशोक मसाला, कौन सा मसाले का एक्विजिशन, बादशाह मसाला किसी एक्विजिशन किया है बादशाह का, उसका इम्पैक्ट आ रहा है। HDFC बैंक के मर्जर का इम्पैक्ट दिखेगा आपको। तो इवन TCN क्लोथिंग का शायद ये इसने किया है, AB फैशन ने, तो इनके में भी इशू आ रहा है। मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे नाम समझ लेना, लेकिन एक्विजिशन जो हो रहे हैं। सो इस एक्विजिशन का इम्पैक्ट 2-3 क्वार्टर इसलिए रहता है कि वो कॉस्ट का मर्जर होगा, उनकी सेम क्लाइंट होंगे, सेम चीज़ें होंगी, वो हटेंगे, सेम लोकेशन पे स्टोर होंगे, वो बंद होंगे, तो ये एडजस्टमेंट चलते हैं 2-3 क्वार्टर, तो नंबर्स में रिफ्लेक्ट नहीं होता ठीक से। तो 2-3 क्वार्टर तक तो ये प्रॉब्लम रहेगा, लेकिन उसके बाद चीज़ें बेटर होती हैं। तो स्लीप वेल में भी ये चीज़ हो रही है। सो आप समय दीजिए, अच्छी कंपनी है, टाइम दीजिए, नंबर्स में रिफ्लेक्शन शुरू हो जाएगा। और अच्छी चीज़ क्या, जब तक ये नंबर में रिफ्लेक्ट होगा तब तक वो अपने फेस्टिव सीजन में भी एंटर कर चुके होंगे। सो वो पार्ट भी आपको एक एज देना शुरू कर देगा, तो अकॉर्डिंगली आप उस समय पर कॉल ले सकते हो। तो इट्स अ गुड कंपनी टू होल्ड एटलीस्ट अभी के लिए। तो कैंपस एटवेयर अविनाश सर एक तरफा चाल दिखा चुका है, एक तरफा चाल दिखाई है, और वहाँ से टूट के वापस IPO के प्राइस पर आया है। तो आप एक्सपेक्टेशन बहुत रख के चल ही रहे होंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि आपको लग रहा होगा वो ऊपर से बहुत टूटा है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि IPO से बहुत चला, उसके बाद टूटा है। सो आई स्टिल फाइंड कि अभी ये इसमें भी ओवरहैंग ख़त्म नहीं हुआ है। अभी तो IPO आया है, पहला साल हुआ है, बहुत कुछ देखना बाकी है, उसके बाद कॉल लीजिएगा। तो कोई भी IPO लॉन्ग टर्म के लिए आप तभी उसमें एंटर कर सकते हो जब वो अपना 1 साल बाज़ार में दे दे। अब जोमेटो और पेटीएम की पिक्चर आपको ज़्यादा क्लियर दिखाई पड़ेगी कंपेरेटिवली 2021-22 के, क्योंकि उस समय की सिचुएशन और आज की सिचुएशन में एटलीस्ट नंबर्स विद टाइम एक क्वार्टर के आ चुके हैं।
तो इसीलिए वहाँ पर अब कॉल लेना ज़्यादा आसान होगा कंपेरेटिवली उस समय के जब वो आईपीओ लेकर आते हैं। तो कोई भी कंपनी जब एक 4 क्वार्टर 5 क्वार्टर के नंबर दे चुकी होती है तब उसकी सिचुएशन ज़्यादा क्लियर होती है कंपेरेटिवली जब वो आईपीओ लाए होती है। तो कैंपस के 2 या 3 ही क्वार्टर में अभी तो अभी तो समय दीजिए आप, उसमें लगेगा टाइम, उसके बाद आप कोई कॉल लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, आई बॉट रेन इंडस्ट्रीज बिफोर 1 ईयर 200,000 शेयर, व्हाट टू डू। रेन के इस क्वार्टर के नंबर तो अच्छे थे मेरे ख्याल से, वाई में या क्यों, 2-3 दिन पहले मैंने ट्वीट भी किया था, आप वहाँ चेक कर लो। रेन के नंबर ठीक हैं, वैसे ये साइक्लिकल प्ले है, सीजनैलिटी पे चलता है, कैल्साइन कोक वाली कंपनी है, लेकिन ठीक कर रही है, नंबर तो पिकअप ले रहे हैं, बने रहो इसमें। वैसे ऐसी कोई ख़राबी नहीं है, 2 कंपनी मोमेंटम वैसे ही लेती है, ये गोवा कार्बन, फिलिप्स कार्बन, ये सब वही कंपनियाँ जो एक साथ मोमेंटम पकड़ती हैं। तो सो फार सो गुड है, आप आराम से भी तो बने ही रह सकते हो। बाकी अगले क्वार्टर के नंबर कुछ ना कुछ तो मूव आएगा ही, लेट्स सी। अच्छा, बिरला सॉफ्ट फ्यूचर इन नेक्स्ट 3 मंथ। निशान सर, मैं छोटी अवधि के लिए मार्केट ट्रैक नहीं करता, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। 3 महीने के लिए क्या ही ट्रैक करना, वो भी उस शेयर को जो ऑलरेडी एक एग्जॉर्बिटेंट गेन दे चुका है। सो क्या ही बोलूँ 3 महीने के लिए। आप लॉन्ग टर्म लेना चाहते हो तो इट्स अ गुड टू होल्ड, बट अदरवाइज आई कैन नॉट कमेंट ऑन 3 मंथ्स मूव। क्योंकि उत्तम सर इसका वहाँ पर रेजिस्टेंस है मेजर, कोटक में 1990 से नहीं 1996 से 2030 के बीच में मासिव रेजिस्टेंस फेस करता है। ये करीब 7 या 8 अटेम्प्ट ले चुका है वहाँ के, जहाँ पर जाके हर बार घूमता है। बट हैविंग सेड दैट, आप आराम से उसमें बने रह सकते हो। इट्स अ गुड क्वालिटी बैंक टू ओन, 1, और दूसरा रेजिस्टेंस या ट्रिगर विगर आपको शॉर्ट टर्म में या टेक्निकल भाषा में ट्रेडिंग में इसका इस्तेमाल आप फिर भी कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉफिट जनरेटिंग बैंक्स हैं, एसेट क्वालिटी मेंटेनिंग बैंक है, सारे एक्सपेंशन वाला बैंक है, यानी कि हर म्यूचुअल फंड में, एएमसी में, इंश्योरेंस में, लाइफ में, ब्रोकरेज में, सब में एक्सपैंड कर रहा है और अच्छा कर रहा है। सो अच्छा बैंक है, आप बने रहो, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। और 2000 टूटा तो आराम से आपको 2500 भी दिखाई देगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, आज काफ़ी दिन से गिर रहा है, आज आईजीएल चला है 2.5%, इस पर लॉन्ग टर्म व्यू क्या करें, होल्ड या एग्जिट। मीडियम टर्म तो फिर भी होल्ड है, लॉन्ग टर्म सर इसके नंबर पे डिपेंड करता है कि कमोडिटी बेस्ड प्ले है, कमोडिटी बेस्ड प्ले में हमेशा कमोडिटी स्पोर्ट्स स्पॉइलर होता है। सो कोई भी कमोडिटी बेस्ड स्टॉक जो रहेगा जिसमें मेजर कमोडिटी का इम्पैक्ट है, बीट एशियन पेंट इवन, बट एशियन पेंट में डिमांड सपोर्ट कर जाती है हर बार, पीडीलाइट, एशियन पेंट, केमिकल, इनमें डिमांड सपोर्ट करती है। लेकिन इनके केस में क्या है, इनकी डिमांड ही क्रूड है, तो क्रूड की डिमांड या गैस की डिमांड, या एक तरफ क्रूड के प्राइसेस, दूसरी तरफ गैस की डिमांड। सो इसलिए एक बार को फिर भी इनमें रिएक्शन बहुत स्टीप देखने को मिलता है कंपेरेटिवली बाकी कमोडिटी प्लेस कंपनियों के। इसलिए ओएनजीसी चल गया आज, या आईजीएल या एमजीएल या गुजरात गैस आज चल गया, पेट्रोनेट चल गया, क्रूड भागा इसलिए एशियन पेंट टूट गया। सो ये रिएक्शंस रहते हैं आमतौर पे जब भी, मतलब मार्केट रीड कर लेता है बेसिकली, होता है या नहीं होता तो बाद की बात है, लेकिन मार्केट प्रीएम्प्ट कर देता है इसको। सो वो पार्ट को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्रूड मूवमेंट कैसी, ईवी का एक्सपेंशन कैसा है, प्लस ये लोग कितने ईवी में एक्सपैंड कर रहे हैं, कितने नए आउटलेट्स खोल रहे हैं। सो मीडियम टर्म तो इट्स गुड टू गो, बट लॉन्ग टर्म वहाँ पर बहुत कुछ डिपेंड करता है, तो आपको यू हैव टू कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग इनकी सिचुएशन को। ओके, आगे बढ़ते हैं। और BEL एंड गेल, कौशिक सर इतना भागने के बाद आपको आज BEL गेल सही लग रहा है? दोनों के दोनों में मतलब PSUs हैं ऊपर, वो तो रहेगा ही वहाँ पर, इक्विटी छूटने का हमेशा ओवरहैंग। फिर भी दोनों में आप देखना चाह रहे हो तो गेल बेटर पोजीशनड है, एटलीस्ट डिविडेंड के लिहाज से भी और वैसे भी, अदरवाइज तो आप देखना चाहते हो तो उसको देख सकते हो कंपेरेटिवली। BEL में डिफेंस की स्टोरी तो ऑलरेडी बहुत बढ़िया मोनेटाइज और कैपिटलाइज हो चुकी है। सो थोड़ा सा कॉशियसली स्टांस रखना अपना, चाहे आप डिफेंस को लेकर हो, रेलवे को लेकर हो या PSU को लेकर हो, क्योंकि ये बहुत चले हैं। तो कोई भी चीज़ एक लिमिट तक ही चलेगी ना, कहीं तो कंट्रोल होगी, कंट्रोल नहीं भी होगी, अगली तेज़ी भी दिखाएगी, लेकिन उससे पहले कंसोलिडेट करेगी। तो ऐसा ना हो कि फंस जाओ उसमें आप, तो उसका ध्यान रखना एटलीस्ट आप। चलिए, अब इतने सवालों को शामिल करूंगा, माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे बातचीत नहीं हो पाई, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सवालों का, उन लोगों का जिन्होंने हमसे सवाल पूछे। और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है, मेरा बाकी सोशल मीडिया हैंडल है। और किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें, और किसी भी सवाल को अगर आप पूछना चाहते हैं तो आपके पास आवाज़ का, CNBC आवाज़ का फेसबुक पेज है और यूट्यूब पेज है, जिस पे आप 3:30 बजे डेली जुड़ सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। फ़िलहाल इतना ही, नमस्कार।